नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों 71th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए एसडीएम राहुल सिन्हा सर के द्वारा एक प्रीलिम्स बूस्टर बुक लॉन्च की गई है। इस बुक को हम लोग कवर कर रहे थे और इस सिलसिले में हमने आप सभी को अभी तक इसके मॉडर्न हिस्ट्री को, साथ ही बिहार की हिस्ट्री को और साइंस के तीनों पोर्सन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग इसके संपूर्ण राज्य व्यवस्था यानी कि पूरे पॉलिटी को हम कवर करेंगे। यानी कि दोस्तों इस वीडियो को आप देख लेते हो तो पूरे पॉलिटी आपका यहाँ से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको इस बुक को पूरे अच्छे से कवर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी तरह के अच्छे-अच्छे कंटेंट जो है, जो कि एग्ज़ाम रेलेवेंट होते हैं, वो अपलोड किए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज पूरे संपूर्ण राज्य व्यवस्था यानी कि पूरे पॉलिटी को। दोस्तों भारतीय संविधान का आपके सामने ये रहा और पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि विश्व का प्रथम विधि निर्माण संग्रह हप्पुरामी कोड है जो बेबीलोन के राजा हम्मुराबी द्वारा तैयार करवाया गया था। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि विश्व का प्रथम विधि निर्माण संग्रह कौन सा है? तो हम्मुरामी कोड है, ठीक है, जो किसने तैयार तैयार करवाया था? तो बेबीलोन के राजा हम्मुराबी द्वारा यहाँ पे तैयार करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या पॉइंट आपके पास है। नेक्स्ट हमारे पास है कि भारत का प्रथम विधिवेत्ता मनु है जो प्रथम विधि का पुस्तक मनुस्मृति है। क्वेश्चन से पूछता है कि भारत के प्रथम विधिवेत्ता है उसका नाम क्या है? मनु है। और प्रथम विधि पुस्तक का नाम क्या है यहाँ पे? मनुस्मृति भारत का प्रथम विधि पुस्तक यहाँ पे हो जाएगा। आधुनिक भारत का मनु दोस्तों किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारत का मनु कहते हैं डॉक्टर भीम रामजी अंबेडकर को यहाँ पे आधुनिक भारत का जो है मनु के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, ठीक है, इसे भी आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग हेनरी वेन ने किया था। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो संविधान सभा है तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हेनरी वेन के द्वारा संविधान सभा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के ने लाया था। जो स्वराज विधेयक दल है इसको सबसे प्रथम किसने लाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में से लाया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगी, यह विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन से ये भी पूछता है स्टेटमेंट वाइज कि जो भारत का संविधान है ना, ये भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा, ये कथन किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा ये कथन कहा गया था, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय है जिन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। दोस्तों औपचारिक दोस्तों हम बात करें कि ऑफिशियली किसने जो है यहाँ पे संविधान सभा की मांग की थी, उनका नाम था यहाँ पे एम.एन. रॉय, ठीक है। एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में यहाँ पे जो है संविधान सभा की मांग की गई थी। कांग्रेस ने 1935 में और उसके बाद बार-बार दोहराया कि भारत का संविधान किसी विदेशी सत्ता द्वारा थोपी हुई स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि किस प्रस्ताव द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया था कि भारत का संविधान जो है ना भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा? तो वो दोस्तों कौन था? अगस्त प्रस्ताव था जो कि 8 अगस्त 1940 को यहाँ पे आया था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में जो कब आया था? मार्च 1942 में द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने किस मिशन के तहत स्वीकार किया था कि भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा? तो वो क्रिप्स मिशन 1942 के आधार पर कहा था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का चुनाव और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। किसके प्रस्ताव पर? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। ये भी प्रश्न पूछता है कि किसके प्रस्ताव पर संविधान सभा का चुनाव और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था? तो आप लोग बताओ दोस्तों वहाँ पे कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। इसके ऑप्शन में आपको क्रिप्स प्रस्ताव भी रहता है, तो दोनों में आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कैबिनेट जो है संविधान बड़ा है तो बड़ा अक्षर वाला कैबिनेट मिशन यहाँ पे होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। तो हम बात करें दोस्तों कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में जब संविधान सभा लगी हुई थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, ठीक है। 389 यहाँ पे टोटल मेंबर थे। और भारत के विभाजन के बाद जब भारत इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था उसके बाद यहाँ पे घटकर 299 रह गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और ना जाने कितने एग्जाम में प्रश्न पूछे अभी तक जा चुके हैं। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण से किए थे। जो परंपरा
जो है फ्रांस से लिया गया है। तो दोस्तों कई बार पूछता है कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष थे, उन किसको बनाया गया था? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है? जो कि कौन थे? तो उस संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको टेम्परेरी रूप से यहाँ पे संविधान सभा का अध्यक्षता सौंपी गई थी। और ये जो परंपरा है दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो ये परंपरा आपको फ्रांस से ली गई है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, ठीक है? जो मुस्लिम लीग था, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग बनी थी, उसका इन्होंने क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था, ठीक है? चलिए हमारे पास है भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अक्सर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन यहाँ पे समय लगा था। संविधान को 26 जनवरी की तिथि को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को प्रथम बार अखिल भारतीय स्तर पर 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि संविधान जो है संविधान को 26 तिथि को ही लागू करने का तिथि क्यों चुना गया था? और कोई तारीख को चुन सकते थे हम लोग, लेकिन इसको ही क्यों चुना गया था? तो क्यों चुना गया था? तो इसका कारण ये है दोस्तों यहाँ पे कि इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को प्रथम बार अखिल भारतीय स्तर पर 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया था। इसी वजह से इनको ये डेट चुनने का मतलब कि अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस डेट पे यहाँ पे चुना था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है हमारे पास। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। जैसे कि आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो लास्ट में यही लिखा रहता है कि ये संविधान को जो है ना मतलब कि अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ठीक है, तो इससे आप समझेंगे इस चीज़ को। संविधान सभा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा जो है ना आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से यहाँ पे नामांकित निकाय थी। कौन सी? संविधान सभा। संविधान सभा के सदस्यों राज्यों के विधायिका मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुए थे। कई बार प्रश्न ये भी पूछे गए हैं कि संविधान सभा के सदस्यों जो है वो राज्यों के विधायिका मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा के लिए लगभग 10 लाख आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने जनसंख्या पे? तो 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य यहाँ पे चुनने का प्रावधान किया गया था। 11 दिसंबर 1940 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए जो अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे हो गए ना, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसे भी आप पढ़ेंगे कहाँ पे? प्रस्तावना के लास्ट लाइन ये लिखा होता है। भारतीय संविधान सभा 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस है ना कब मनाते हैं हम लोग? तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान की प्रारूप या मसौदा या लेखन समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, यानी कि प्रारूप समिति, इसका गठन कब किया गया था? तो आप लोग बताओगे यहाँ पे 29 अगस्त 1947 ईस्वी को यहाँ पे संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान की प्रारूप या मसौदा या लेखन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आप लोग ध्यान में दोस्तों अभी एग्जाम हुआ था बीपीएससी का डीएसओ वाला, उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं आपको, तो आप लोग यहाँ ध्यान रखोगे। इसमें 7 सदस्य थे जिसमें इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव बी.एल. मित्तल के स्थान पर, और टी.टी. कृष्णाचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बने थे। तो इससे सवाल पूछे गए। आपके रिसेंट एग्जाम हुआ था बीपीएससी का डीएसओ वाला, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपको पता हो, देखा होगा आपने, तो आपको इस चीज़ की जानकारी हुई होगी। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। तो कई बार पूछे गए हैं कि संविधान सभा जो है ना इसके सलाहकार कौन थे? तो आप लोग बताओगे यहाँ पे बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी संविधान सभा की व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो है व्यापार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को यहाँ पे इनके व्यापार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारत में लौकिक यानी कि जनता का सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से ही शब्दों से स्टार्ट होती है। आपने इसे पढ़ा हुआ तो जानते हुए कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था अपने स्कूल में, तो हमें याद था, तो आपको हम बता दिए, आप लोग वैसे ही याद कर सकते हो। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता यहाँ पे जोड़े गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो है ना सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में प्रस्तावना में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, दर्शन कहते हैं और सार तत्व और निचोड़ भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सामान्य प्रकृति में संघीय किंतु मूल भावना में एकात्मक होती है। ठीक है, क्वेश्चन से पूछता है कि भारतीय संविधान जो है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों सामान्य प्रकृति की हम बात करें, ये होता है संघीय, लेकिन किंतु मूल भावना में क्या होता है, यहाँ पे एकात्मक होती है। भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक और ना ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि डी बसु के शब्दों में दोनों का यहाँ पे मिश्रण है। ठीक है, केसी व्हीलर ने अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल कहा है किसको, भारतीय संविधान को केसी व्हीलर ने अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल कहा है। भारतीय शासन व्यवस्था में संविधान का सर्वोच्चता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। किसकी सर्वोच्चता है यहाँ पे, तो संविधान की सर्वोच्चता है, न कि किसी व्यक्ति का। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कि यूके से लिया गया है। जो संसदीय व्यवस्था है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, तो यूके के संविधान से अपने देश के संविधान में अडॉप्ट किया गया है, यानी कि लिया गया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, यहाँ पे उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा जनता के प्रति संसदीय प्रणाली में उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो है लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा ही कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखोगे। न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका और विधायपालिका के न्यायिक समीक्षा कर सकती है। जो काम करते हैं ना, उसको जो है यहाँ पे न्यायपालिका देख-रेख कर सकती है, क्या-क्या किया गया है, क्या-क्या नहीं किया गया है, उसको समीक्षा कर सकती है। भारत में पंचायत तंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का यहाँ पे अधिकार प्राप्त होता है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है कि सभी के लिए एक कानून और एक न्याय तंत्र का होना, ये दोस्तों होता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली यानी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली यहाँ पे अमेरिका में स्थित है, आपको पता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर के सीधे जनता के प्रति क्या होती है, यहाँ पे उत्तरदायी होती है, जो कि अमेरिका में स्थित है, आपको वहाँ पे देखने को मिलता होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन से पूछता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समानता की चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 14 में 14 में समानता की चर्चा की गई है, जो कहाँ से ली गई दोस्तों, तो जो आपको ब्रिटेन के संविधान से अपने देश के संविधान में यहाँ पे लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से 1789 से आई है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में राष्ट्र के नीति निश्चित सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, कौन सा दोस्तों, डीपीएसपी की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट को अपने देश के संविधान में लिया गया है। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको बनाया गया था। भारत सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से ये प्रश्न पूछे गए थे। बीपीएससी एसडीओ जब हुआ था वहां भी प्रश्न पूछे गए थे, आपको पता होगा यदि आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनहित याचिका पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन यानी कि पीआईएल की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है।
तो जनहित याचिका कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से जनहित याचिका ली गई है। और दोस्तों इसके जनक कौन है यहाँ पे, तो PN भगवती को PIL यानी कि जनहित याचिका के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा को जनहित याचिका कहते हैं, यानी कि PIL कहते हैं। और बहुत ही चर्चे में रहा था PIL। तो सबको पता है कि BPSC जो प्रोटेस्ट हो रहा था उससे PIL जो है ना वो दायर किए गए थे। तो हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं PIL के बारे में, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। ठीक है। मूल अधिकार में वर्णित अनुच्छेद 17 यहाँ पे अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है। दोस्तों BPSC 69 जो हुआ था ना, वहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे कि अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन किया गया है, तो आप दोस्तों ध्यान रखोगे इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के बारे में यहाँ पे कहा गया है। भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया, जिसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में कर दिया गया है। यहाँ पे भारतीय संविधान का 13वां अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। कौन सा, जो आर्टिकल 300 है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो वाद और जो कार्यवाहियां होती है इससे संबंधित है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 300। अनुच्छेद 120(1) के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, कि आप अपने मातृभाषा में बोल सकते हो। कौन, अध्यक्ष। ठीक है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। जो भूमि सुधार होती है ना, किसके अंदर आते हैं, तो राज्य सूची का विषय है। कौन सा, भूमि सुधार। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान यानी शपथ पत्र के रूप में प्रारूप मिलते हैं। दोस्तों को पता है कि संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है, जिसमें से 3री अनुसूची है ना, इसमें शपथ की चर्चा की गई है। ठीक है, इसे अभी आप लोग ध्यान में रखोगे। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में आता है। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य समवर्ती सूची। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा धारा 57 द्वारा इसे शिक्षा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो कोई सबसे पूछ सकता है कि पहले तो शिक्षा किसमें था, तो राज्य सूची में था। अब किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से हटा करके यहाँ पे समवर्ती सूची में दिया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यहाँ पे ऐसा किया गया था। ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। यह पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन से पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल दोस्तों, तो 29 यानी 29 सब्जेक्ट यहाँ पे शामिल है, जो कि पंचायती राज से यहाँ पे संबंधित होगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। जो जानवर के प्रति क्रूरता होती है ना, जिसे जानवर को मार दिया जाता है, इसको रोकथाम के संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें राज्य और कानून दोनों मतलब कि अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान की 4ठी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन के प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। तो क्वेश्चन से पूछेगा कि जो 4ठी अनुसूची है भारतीय संविधान की, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों के सीटों का आवंटन का प्रावधान यहाँ पे समाविष्ट किया गया। किसमें, 4ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST क्षेत्र के प्रकाशन, ये दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे अब आपको BPSC 69 में। ठीक है, यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ प्रश्न पूछा गया था। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पे दल बदल से। यहाँ पे 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे, दल बदल से। भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1985 में, जिसके द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी उपबंध किए गए थे, जिसे 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा और सशक्त बनाया गया है। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल यहाँ पे लागू किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत यहाँ पे दल बदल जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रम में सार्वभौमिक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जनवादी लोकतंत्रात्मक गणतंत्र उल्लेखित है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCT का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इस संशोधन द्वारा 70 सदस्यों का विधानसभा और 60 सदस्यों का मंत्रिपरिषद का प्रावधान यहाँ पे किया गया है।
तो ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखोगे। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन से पूछे कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर केवल आधार भाषा नहीं था। भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ पे किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को राज्य को भाषा के आधार पर सृजन किया गया था। क्वेश्चन से पूछता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वह आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 से 55 में हुआ था। क्वेश्चन से पूछता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, इसकी स्थापना जो है गठन जो हुआ था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो न्यायाधीश थे कौन? फजल अली। ठीक है, तो फजल अली की अध्यक्षता में यहाँ पे 53 से 55 के बीच में यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना होती है राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो के.एम. पन्नीकर और साथ में हृदयनाथ कुंजरू इनके मतलब कि सदस्य थे। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर केवल एकमात्र आधार भाषा नहीं था, पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। क्वेश्चन से पूछेगा कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर मतलब केवल एकमात्र से नहीं था, तो भारत के राज्यों का यहाँ पे पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। मणिपुर राज्य का गठन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के तहत मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दोस्तों तीनों का स्थापना कब हुआ है? तो 21 जनवरी 1972 को हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, उत्तर पूर्वी राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट का ये सभी राज्य है। और दोस्तों ये प्रश्न पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो वहाँ पर सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट में शामिल नहीं होते हैं। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड की स्थापना हुई थी कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि बिहार से अलग होकर के बना था बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्प्रेरित अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू हो गया, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत का नागरिकता प्रदान करना है। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में अंतर्गत मौलिक अधिकार की दोस्तों प्रावधान किए गए हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से यहाँ पे लिया गया मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया मौलिक अधिकार का। संवैधानिक औपचारिक अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो संवैधानिक औपचारिक अधिकार है ये क्या है? तो कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा? यहाँ पे अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस रीट जारी की जाती है। दोस्तों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। यदि आपके मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में जा सकते हो, तो वहाँ पे आपको 5 प्रकार की रीट जारी करके आपको उसका संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत हो जाती है ना, ठीक, तो उसके लिए आपको हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पे रीट जारी की जाती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर न्यायिकों को भी यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। क्वेश्चन से पूछता है कि क्या आर्टिकल 21 जो है ना केवल भारतीयों को प्राप्त है? नहीं दोस्तों, भारत के नागरिकों को प्राप्त है ये है, लेकिन इसके साथ साथ जो विदेशी नागरिकों को भी यहाँ पे प्राप्त है आर्टिकल 21, जो कि क्या करता है? तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 देता है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार जो कि आर्टिकल 31 था और संपत्ति रखने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में था का लोप किया गया, जिसको समाप्त कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत अधिकार का दर्जा दिया गया है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को जो है अब दोस्तों यहाँ पे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि पहले आर्टिकल 31 में था, इसको चेंज करके अब आर्टिकल 300 के क में यहाँ पे भेज दिया गया है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखोगे। किस संविधान संशोधन था? तो 44वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 के तहत, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में
1978 में निकाल दिया गया था। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों ये पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है? तो किस प्रधानमंत्री के काल के समय में इनको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो वो प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के अ के तहत हर नागरिक का यहाँ पे दोस्तों मौलिक अधिकार है कि आप अपने भवन पर, आप अपने घरों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार दोस्तों अधिनियम 2009 में आया था, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पे प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। राइट टू एजुकेशन है दोस्तों, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट जो हमारे पास है, ये दोस्तों कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से यहाँ पे लागू होता है, ध्यान रखेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के को जोड़ा गया था और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पे कि अनुच्छेद 21 के को जो है ना किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यहाँ पे जोड़े गए थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पे है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के ए के और यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। क्वेश्चन से पूछता है कि जो प्रेस स्वतंत्रता है ना वो किस आर्टिकल में है? तो 19 के ए में आपको प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, 19 के अ में। अनुच्छेद 19 के अ या क वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित है, जिससे जिससे प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल इसमें की गई है, यानी कि बोलने की आज़ादी किसमें दोस्तों? तो 19 के अ में या क में आप बोलने की आज़ादी है, सभी को बोल सकते हो, और जो प्रेस स्वतंत्रता दी गई है ना वो 19 के अ में दी गई है। उत्प्रेषण एक संवैधानिक उपचार है, इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। जो उत्प्रेषण है ना ये एक संवैधानिक उपचार है, इसे क्या बोलते हैं मतलब पोस्टमार्टम भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकारों आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और साथ ही हृदय कहा है? तो किस अनुच्छेद को? आर्टिकल 32 को कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय जो है 226 को प्राप्त है। यानी आप मौलिक अधिकार जो है ना जो है परिवर्तित करने का शक्ति जो है ना सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत में, और जो हाई कोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होता है, ये दोस्तों 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, रीट पिटिशन बोलते हैं इसे। चलिए आगे हमारे पास है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है पहला, उसके बाद दोस्तों परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये रीट दोस्तों है 5 प्रकार की रीट जो कि जारी की जाती है, जिसमें आपको हैबियस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको हम ऊपर ही बता चुके हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो डीपीएसपी होता है दोस्तों, डीपीएसपी में आपको कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। देखिए डीपीएसपी जो होता है दोस्तों ये प्रत्येक राज्य के लिए होता है कि कल्याणकारी काम कर सकते हैं, ये प्रत्येक राज्य पे डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य में से लागू करना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो प्रत्येक राज्य शराब पर प्रतिबंध लगाया है क्या? नहीं। अपना बिहार दोस्तों आप देखेंगे तो शराब पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये अपने अपने राज्य पे डिपेंड करता है कि कौन कौन इस पे अपना अपना स्टैंड ले सकते हैं, कौन कौन इसमें इसको लागू कर सकते हैं। इसके विरुद्ध दोस्तों आप जो है ना न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हमारे राज्य में क्यों नहीं ऐसा है, आप इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास मौलिक अधिकार कानून होता है फंडामेंटल राइट का, तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। आपको 5 प्रकार के रीट जारी करके आपकी जो है मौलिक अधिकार की मतलब कि जो है जो दिक्कतें होंगी आपको समाधान किया जाएगा, ठीक है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है, यानी कि भाग 4 में, ठीक है। जो डीपीएसपी है दोस्तों है ना आपके पास किसमें है? तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपके डीपीएसपी का उल्लेख किया गया, जो कि आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे लिया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। सामाजिक आर्थिक दर्शन संविधान के भाग 4 को कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो सामाजिक आर्थिक दर्शन है ये संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग नंबर 4 को, जो कि जिसमें डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक आर्थिक दर्शन के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। भारतीय संविधान के भाग 4 में समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 के घ यानी 39 के डी भी बोल सकते हैं आप लोग, तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 यूसीसी जिसे बोलते हैं दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में पहली बार लागू हुआ है यहाँ पे भारत में, निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों ये भी किस में आता है? तो आपके डीपीएसपी में आता है, ठीक है। और डीपीएसपी में आता है, और हम बात करें तो किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 39 के घ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। और साथ ही समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड है, जो कि आर्टिकल 44 यानी कि 44 में यहाँ पे इसका मतलब कि सूचीबद्ध किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखोगे।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ठीक है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, आर्टिकल नंबर 37, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग इस बात को समझते होंगे। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने एग्जाम में तो पूछे गए हैं प्रश्न की। आर्टिकल 40 में किसका प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो है प्रावधान आर्टिकल 40 में किया गया है, ध्यान में रख सकते हैं आप सभी लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो होती है, 50-50 से बोल सकते हो दोस्तों, कार्यपालिका अलग न्यायपालिका अलग जो होती है वो 50 से होती है, आर्टिकल 50 से होती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4 के ओ और अनुच्छेद 51 के क संविधान में जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य को यहाँ पे शामिल किए गए थे। यानी जो मूल कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो किसमें है दोस्तों, भाग 4 के क में, और आर्टिकल 51 के क में यहाँ पे दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संचित करना मौलिक कर्तव्य आपके पास यहाँ पे होगा। भारत के कार्यपालिका तथा औपचारिक संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत की जो कार्यपालिका का औपचारिक यानी ऑफिशियली हम बात करेंगे तो संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है आर्टिकल 53 का चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के ए राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है ना, किस में निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 53 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करती है। यानी आप सीधे कह सकते हो कि संसद जो है किस आर्टिकल में है, तो संसद का वर्णन आपको 79 में आपके संसद आपको देखने को मिलते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतवर्ष के रक्षा बल के यहाँ पे दोस्तों कौन होते हैं, तो सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, आर्टिकल 74 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र, यानी कि एक से अधिक बार चुनाव हो सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना, इसका पुनर्निर्वाचन जो होता है वो आर्टिकल 57 के तहत, यानी एक राष्ट्रपति कई बार मतलब कि भारत में बन सकते हैं, ठीक है। जितना बार चाहे उतना मन राष्ट्रपति के पद पर धारण हो सकते हैं। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका निर्वाचक मंडल जो है का मतलब कि चर्चा किस संविधान में की गई है, तो आर्टिकल 54 में की गई है, 54 में की गई है। इसमें दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का भाग लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको निर्वाचित देखने को मिलेंगे, निर्वाचित देखने को मिलेंगे और निर्वाचित देखने को मिलेंगे। इसमें मनोनीत का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको एग्जामिनर यहीं पर फंसाता है कि भारत राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होते हैं या कौन कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे इसमें जो है ना लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होंगे, ना कि मनोनीत। मनोनीत आपको इसमें लगाना ही नहीं है। जैसे आपको निर्वाचन मंडल पूछ लेगा और आपको मनोनीत दे देगा तो आप उसको पहले ही काट देंगे, क्योंकि इसमें मनोनीत का कोई चर्चा है नहीं। आप देख पा रहे होंगे राज्यों की विधानसभा होगी ना, उसमें भी आपको निर्वाचित सदस्य ही ले जाएंगे, और साथ ही जो विधानसभा होगी कहाँ की, दिल्ली और पुदुचेरी की, इसमें भी आपको निर्वाचित सदस्य को ही यहाँ पे शामिल किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना, इन सभी को यहाँ पे शामिल किया जाएगा, और साथ ही जम्मू कश्मीर भी यहाँ पे आप शामिल हो जाता है। यहाँ पे इसको भी आप ध्यान में रखोगे। सभी और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निर्वाचित ही भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। वही दोस्तों हम बात करें उपराष्ट्रपति का, तो उसमें दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं, तो वहाँ पे मनोनीत भी शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 53 के अनुच्छेद 53 के 53 नहीं, अनुच्छेद 55 के 3 के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के तहत होता है, तो यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखोगे। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को आर्टिकल अनुच्छेद 71 के 1 के निपटारा 1 माह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में
लाया जाता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके चुनाव में कोई भी दिक्कतें आ गई है, कोई भी विवाद हो गया है, तो उसका निपटारा कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 71 यानी कि 71 के तहत यहाँ पे इसका निपटारा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में एक भाग के रूप में शामिल होता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो राज्य की विधानसभा में है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन महाभियोग में दोस्तों यहाँ पे विधानसभा का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होता है। महाभियोग में दोस्तों सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा भाग लेती है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है महाभियोग में। दोस्तों महाभियोग क्या होती है? तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है, और ये क्या होती है? प्रक्रिया होती है जब कोई भी राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण करते हैं, संविधान के जो है रूल नियम को पालन नहीं करते हैं, उसका अतिक्रमण करते हैं, तो उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, जो कि आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के लिए। और दोस्तों इसमें जो है विधानसभा के कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की कृतियों का संपादित करेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति यदि नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, वर्तमान में क्या है, तो जगदीप धनखड़ साहब थे उपराष्ट्रपति, वो अभी दोस्तों नहीं है, वो अपना पद पर त्याग दे चुके हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पे खाली है। जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक नए उपराष्ट्रपति बनकर चुनकर नहीं आ जाते हैं, तब तक दोस्तों यहाँ पे कौन होंगे? तो भारत के जो है यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता ये है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है और यदि भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है, तो किसको त्याग पत्र देंगे? तो आपको पता है दोस्तों कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। जब उपराष्ट्रपति है ये नहीं है, तब जो अपना है त्याग पत्र किसको देंगे? तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे, ठीक है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको अपना त्याग पत्र देंगे। इस बात को ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में, हमें ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ प्रश्न पूछा गया, लेकिन हम ये जिसको देखे हैं कहीं पे, ये प्रश्न पूछा गया था वहाँ पर। देखिए दोस्तों, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है ना, तो आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो वेतन मिलता है, किसके लिए वेतन मिलता है? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं, सभापतित्व करते हैं, उनके लिए उनको वेतन मिलता है। तो जो वर्तमान में भी राज्यसभा के उपसभापति होते हैं ना, वही क्या करते हैं? तो राज्यसभा के संचालन करते हैं, सभा को, यानी कि राज्यसभा जब लगती है उसको जो सभापतित्व कौन करते हैं? तो वर्तमान में जो अभी उपसभापति होते हैं, वही उसकी अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की, ठीक है। तो आपको पता है कि दोस्तों कि कोई भी उपराष्ट्रपति को उनके उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है, वो उनको पद का वेतन किसका मिलता है? तो वो जो राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं, उनका वेतन उनको मिलता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आसीन हुए थे। क्वेश्चन से पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो कि कार्यवाहक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे? उनका नाम कौन है? तो एम हिदायतुल्लाह है, एकमात्र है, आप लोग ध्यान रखोगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग अनुच्छेद 61 के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, आपको हम बता चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार अनुच्छेद 164 एक राज्य के राज्यपाल को है, यानी कि राज्य के राज्यपाल ही क्या कर सकते हैं? यहाँ पे राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री यदि यहाँ पर रहता है दोस्तों, तो कौन करते हैं? यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे मुख्यमंत्री है तो यहाँ पे राज्यपाल है, दोनों को रिप्लेस करके आप समझ सकते हो इस चीज को। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार संसद को है, ठीक है दोस्तों। जो संसद में क्या होती है, पारित होती है संसद में, पहले लोकसभा में जाती है, फिर राज्यसभा में जाती है, फिर उस वहाँ से पारित होने के बाद जो है 3 सदस्य यहाँ पे कमेटी बैठती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूर्ण बहुमत से पारित करना पड़ता है। तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है किसी भी यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उसको हटाने की। तो अभी तक कोई भी जो है न्यायाधीश इस प्रक्रिया से नहीं हटे हैं। इतनी जटिल प्रक्रिया है कि ये मतलब कि पूर्ण ही नहीं हो पाता है दोस्तों। बहुत ही हार्ड प्रक्रिया है किसी भी न्यायाधीश को हटाने की।
भारत के प्रथम 2 बार राष्ट्रपति 12 वर्षों तक रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादाई गाँव में 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। और भारत का एक ही राज्य जो बिहार है, जो कि यहाँ से भारत के पहले पहले राष्ट्रपति बने, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत यानी पारित किया जाता है, वह विधेयक तभी वो अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 111 के अंतर्गत हस्ताक्षर पर अपनी सहमति देते हैं। यानी कोई भी दोस्तों एक्ट आया यहाँ पे मतलब कि प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ कोई विधेयक, वो अधिनियम कब बनेगा? जब दोस्तों वहाँ पे पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर साइन करते हैं ना, तब जाकर वो अधिनियम बनता है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। आपको पता है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक यानी कि प्रमुख शासन होता है। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर लोकसभा यानी निम्न सदन के सदस्य ही प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में तो जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो भी किससे आते हैं? तो लोकसभा से आते हैं। उनका जो लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश है। भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन से पूछे कि भारत जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। यदि वही दोस्तों हम बात करें व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से तो वो होता है किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे जो है उत्तरदायी होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, कई बार हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए आपको। संघीय मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75 के 3 के मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति क्या होती है? यहाँ पे उत्तरदायी होती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, सामूहिक रूप से क्या होती है? तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 91वें विधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा और विधानसभाओं के कुल सदस्य संख्या का 15% से की सीमा निर्धारित की गई है। छोटे राज्यों की संख्या 12 निर्धारित की गई है। 12% यहाँ दोस्तों निर्धारित की गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न पूछा गया था आपके बीपीएससी 17th बीपीएससी में। यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली संघीय क्षेत्र में विधानसभा का 10% अर्थात 7 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। तो सबको पता है कि जो कितनी सीटें हैं दिल्ली में? 7 सदस्यों को यहाँ पे मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। 7 सीटें लोकसभा की हैं दिल्ली में। केंद्र सरकार में उच्चतम न्यायिक सेवा सबसे बड़ा प्रशासक अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। कैबिनेट जो सचिव होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। सबसे सरकारी जो पद होता है सबसे बड़ा, वो कौन सा होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव का होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार की कानूनी विषयों पर अनुच्छेद 76 यानी कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल परामर्श देते हैं। क्वेश्चन से पूछता है कि जो महान्यायवादी है, तो भारत के महान्यायवादी हैं, इनका जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 76 में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखोगे। भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन से पूछता है कि जो महान्यायवादी होती है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा होती है। आर्टिकल 88 के अंतर्गत महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी इसके कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। दोस्तों भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वोट नहीं दे सकते हैं। इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किनको? महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अब भाग ले लो, उस कार्रवाई में भाग लो, बोलो, कुछ भी करो, सुन लो, लेकिन आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किसके पास? तो महान्यायवादी के पास। ये आर्टिकल किसमें है? 88 में। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत वरीयता क्रम में क्रमशः कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। दूसरी जो वरीयता क्रम है ना, इससे प्रश्न पूछे गए कहाँ पे? बीपीएससी जो डीएसओ एग्जाम हुआ अभी रिसेंटली, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे वरीयता क्रम से। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो तभी आपको उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तभी आपकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, तब जाके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आप बन सकते हो। राज्यसभा और विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। यानी आप राज्यसभा सदस्य हो तो आपके पास 30 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हो तो 30 वर्ष होने चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों यदि आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हो तो 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। यदि आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो 25 ईयर आपको न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे बन पाओगे।
इनके सदस्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी 35 वर्ष होनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल सीट होती है ना, उनके लिए थोड़ा-सा अच्छा एज माँगता है कि व्यक्ति यहाँ पे मैच्योर हो, इसलिए राष्ट्रपति 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति 35 है और राज्यपाल 35 वर्ष की उम्र है आपके पास, तब जाके आप बन सकते हो। पंचायती राज और नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष, यानी पंचायती राज और जो नगरपालिका है दोस्तों, यहाँ पे आप 21 वर्ष की उम्र में बन सकते हो। यानी दोस्तों अगर आपको मुखिया बनना है दोस्तों, तो मुखिया बनने के लिए आपके पास 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यदि आपके पास 21 वर्ष है तो आप मुखिया बन सकते हो आराम से, ठीक है। और जो महापौर सब होता है ना, इसके लिए भी 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, आप बन सकते हो आराम से नगरपालिका में। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन सन 1971 की गणना पर आधारित है। यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। ये दोस्तों किसकी है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में 2 आंध्र भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास था। ठीक है दोस्तों, ये था। अब इसको 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया, जो कि प्रश्न पूछे गए थे 70th बीपीएससी में। 2 प्रश्न पूछे गए थे, यदि आप एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, आपको हम बता चुके हैं। लोकसभा को अनुच्छेद 85 दो उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सलाह पर भंग किया जा सकता है। यानी दोस्तों जो अमून होती है ना, लोकसभा की कार्यकाल होती है 5 वर्षों की होती है। यदि किसी कारणवश चाहे तो उसको हम पहले भी भंग कर सकते हैं, तो वो किया जा सकता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 85 के 2 के तहत आप कर सकते हो। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने लोकसभा भंग के बाध्य हैं, जबकि अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर स्वविवेक का परिचय दे सकते हैं। संसद में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। सत्र की अंतिम बैठक और आगामी बैठक की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी जो 3 सत्र होते हैं दोस्तों, यहाँ भी बजट होता है, मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। तो इन तीनों जो सत्र होते हैं, इसके बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पे बात लिखी गई है। संसद के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने का यहाँ पे संवैधानिक दायित्व है। यानी कम से कम आपको 2 बार सदस्य, जैसे 3 बार होता है ना, तो कम से कम आप 2 बार तो आपको निश्चित रूप से बुलाना ही पड़ेगा संसद का सत्र को। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे अधिक 80 प्रतिनिधित्व भेजा जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें दोस्तों? सबसे अधिक 80 सीटें आपको लोकसभा से देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई जीत पा रहा है तो उसकी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि वहां से ही डिसाइड होता है कि किसी सरकार बनने वाली है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा लोकसभा की सीट के लिए जानी जाती है। 80 सीट सबसे अधिक भारत में लोकसभा की सीटें किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश पास ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी है तो वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी उम्मीदवार जमानत राशि जब्त हो जाती है। दोस्तों बहुत शर्मनाक घटना होती है जब किसी की जमानत राशि यहाँ पे जब्त की जाती है। यानी कि यदि आपके प्रत्याशी वोट जो है ना, वैध मतों का 1/6 भाग भी आपको वोट प्राप्त नहीं होंगे ना, तो आपकी जमानत राशि भी यहाँ पे जब्त कर दी जाएगी। लोकसभा निम्न सदन का पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच में हुआ था, आपको पता है। प्रथम लोकसभा का चुनाव दोस्तों 68 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 68 चरणों में हुआ था, 68 चरणों में। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, और प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस भी मनाते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ था, जो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2024 के मध्य यहाँ पे 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, और 4 अप्रैल 1997 को भंग किया गया था। क्वेश्चन से पूछे कि प्रथम लोकसभा है, इसका गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का यहाँ पे गठन होता है, ठीक है। प्रथम संसद का सत्र हुआ था 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था प्रथम संसद का सत्र। राज्यसभा का दोस्तों गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का यहाँ पे गठन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा में से सभी सदस्यों का द्वारा बहुमत से किया जाता है। यानी कि आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 के अंतर्गत है ना, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं इसको स्पीकर कहते हैं, और उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो होते हैं वो किसके तहत होते हैं? तो लोकसभा में सभी सदस्यों के बहुमत से किया जाता है किसका? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक की
अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है। यानी जो नवनिर्वाचित लोकसभा आती है, जैसे 18वीं लोकसभा आई थी, इसमें दोस्तों क्या करेंगे, पहली बार क्या करेंगे तो राष्ट्रपति आएँगे और सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर को चुनेंगे और प्रोटेम स्पीकर को क्या करेंगे, चुन लेंगे और इनको शपथ दिला देंगे, ठीक है। इनको शपथ दिलाने के बाद जो है राष्ट्रपति चले जाते हैं और इनको कह के जाते हैं कि जितने बचे हुए सदस्य हैं जो है आप उसको यहाँ पे शपथ दिलवा दो, ठीक है। ये काम होता है किसका दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय का, जो कि एक प्रोटेम स्पीकर को चुन के चले जाते हैं। और जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो सभी को यहाँ पे जो है मतलब कि सदस्य शपथ दिलाते हैं अन्य सदस्यों को। प्रोटेम स्पीकर सामान्य नवनिर्वाचित वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण है लिखा हुआ अनुच्छेद 99 करवाना और स्पीकर का यहाँ दोस्तों चुनाव करवाना होता है। किसका, प्रोटेम स्पीकर काम होता है, जो कि इस बार कौन थे, भर्तृहरि मेहताब थे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। दोस्तों केवल लगा हुआ ओनली, कहाँ पे, लोकसभा में। जब धन विधेयक आएगा ना तो केवल और केवल लोकसभा में आएगा, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है धन विधेयक को। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक यहाँ पे सर्वप्रथम केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के संसद को व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिए दोस्तों, जो संयुक्त बैठक होती है ना, ज्वाइंट सीटिंग होती है ना, ये बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति। इसको आपको ध्यान देना है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। बुलाता है दोस्तों कौन, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। संसद की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है ना, उसको कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन, लोकसभा करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। ये आर्टिकल किसमें है, तो आर्टिकल नंबर संयुक्त बैठक 108 में है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बुलाते हैं राष्ट्रपति, जबकि दोस्तों अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। समान विधेयक पर सदन में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे 108 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो पहली बार कब हुआ था, दहेज निषेध विधेयक 1961 पे आया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन आया था, तो बैंकिंग सेवा निरसन आयोग बिल 1978 और तीसरा दोस्तों आया था पोटा बिल 2002 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो तीनों ध्यान रखेंगे। दहेज पे कब आया था, 1961 में, और बैंकिंग सेवा निरसन आयोग बिल आया था 1978 में, और जो पोटा बिल हमारे पास है 2002 ईस्वी में आया था। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बजट प्रस्तावों में खर्चों में कटौती करना होता है। किसका, कटौती प्रस्ताव का, ठीक है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से बिना सूचित किए हुए लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, ठीक है। दोस्तों लगातार 2 महीने, 2 माह नहीं बोल सकते हैं, ऐसे आप ऐसे बोल सकते हैं लगातार 60 दिन बोल सकते हो। 60 दिन तक यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद लोकसभा में नहीं आते हैं बिना किसी सूचना के, तो उसकी जो है सांसद की सदस्यता होती है वो मतलब कि रिक्त घोषित की जाती है, यानी कि उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार यानी शासन का प्रमुख होता है, ठीक है। जो केंद्र सरकार शासन का प्रमुख होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार है। दोस्तों मान लीजिए कि कोई मतलब कि बिल पास हो रहा है, अगर मत बराबर हो गया है दोस्तों, तो ये लोकसभा का अधिकार है कि किसी एक तरफ दे करके उस मत को पारित कर देना। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, किसी एक तरफ कोई एक वोट बढ़ा तो जैसे ये पास हो जाएगा, यदि इधर बढ़ा तो ये पास हो जाएगा ना। तो इसलिए इसका काम कौन करते हैं, निर्णायक मत किसके पास अधिकार होता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है निर्णायक मत देने का अधिकार, आर्टिकल 100 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 102 एक किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, ठीक है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 352 के खंड 3 में। जैसे प्रश्न पूछे गए थे आपके 1275 एग्जाम हुआ था एसआई वाला, ठीक है, दरोगा वाला, बिहार दरोगा का। यहाँ प्रश्न पूछे गए थे कि किस कहाँ पे दोस्तों मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया, तो 352 में यहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नहीं सॉरी, 1275 में ये प्रश्न नहीं पूछा गया था दोस्तों। ये आर्टिकल 19 लागू होने के बाद कौन सा स्वतः यहाँ पे लागू हो जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपको बताने में। बाकी जो 352 सही है। संसद सदस्य की अयोग्यता पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचन आयोग के से परामर्श लेते हैं। राज्यसभा में 250 अधिकतर सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनने का प्रावधान है। तो राज्यसभा में कितने अधिकतम है, 250 अधिकतम सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं।
12 सदस्यों का नाम मनोनीत नामित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य 250 हो सकते हैं। राज्यसभा में 225 सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, 8 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 2 सदस्यों द्वारा तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित यानी नॉमिनेट किया जाता है। यानी कि 225 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो गया? 245। 225 सदस्य क्या होता है ना यहाँ पे, तो चुनाव होते विधानसभाओं से होते हैं, क्योंकि 8 कहाँ से होता है? यूटी से होता है, और जो 12 होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 245 हो गया। इसी वजह से क्या होते हैं यहाँ पे राज्यसभा में सदस्य होते हैं 245। राज्यसभा का गठन जो है आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। तो आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे, सरला करके है ट्रिक, ठीक है, या आप पहले भी जानते होंगे। संसद हो गया, और संसद जो आर्टिकल है वो 79 में आपको संसद देखने को मिलते हैं। रोज होता है राज्यसभा, ये तो कितना 80 में हो गया, ठीक है। लोस क्या होता है? लोकसभा, ये कितना हो गया? 81 में। तो 79, 80, 81 तीनों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग सरला करके। तो सर से संसद 79 में, यहाँ पे राज्यसभा है, राज्यसभा कितने में? 80 में है, और आगे लोकसभा आएगा तो उसमें 81 वहाँ पे हम कर देंगे। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 83 एक राज्यसभा उच्च सदन का यहाँ पे विघटन नहीं होता है। यानी दोस्तों जो राज्यसभा होती है ना, वो कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। इसके भी आप ध्यान रखोगे। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो है ना 1/3 सदस्य यहाँ पे क्या होते हैं, प्रत्येक 2 साल पे यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं 1/3 सदस्य। राज्यसभा उच्च सदन में राज्यों में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सब लोग। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने की तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय लोकप्रिय नाम से उसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यकाल, जो कि भारत का ही देन है। शून्यकाल संसदीय प्रणाली में भारत की देन है, जो कि 1962 में प्रारंभ किया गया था। शून्यकाल को प्रश्न पूछे गए हैं कि शून्यकाल को जो है कब प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे 1962 में शून्यकाल को जो यहाँ पे प्रारंभ किया गया था 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब होता है जब किसी सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। तो क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करते हैं यहाँ पे? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 123 के तहत। जो अध्यादेश जारी होती है दोस्तों, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। अध्यादेश मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जो अध्यादेश होती है ना, कुछ पूछेगा कि अध्यादेश होती है राष्ट्रपति का, वो कौन तैयार करते हैं? तो मंत्रिमंडल ही तैयार करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन पूछेगा कि मनी बिल यानी कि धन विधेयक जो है ना किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 110 में यहाँ पे धन विधेयक की चर्चा की गई है। लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया जाता है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है। क्वेश्चन से पूछेगा जो संचित निधि होती है ना, संचित निधि से कोई जो है रकम, कोई पैसा आपको कैसे निकाल सकते हैं? तो जब विनियोग विधेयक जब पारित हो जाती है उसके बाद ही आप किसी भी संचित निधि से पैसे आप निकाल सकते हो। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। जो लोक लेखा समिति होता है ना, ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने होते हैं? तो दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि आपको लोकसभा से 15 सदस्य देखने को मिलते हैं, और 7 कहाँ से आते हैं? तो राज्यसभा से आपको कि राज्यसभा कितने आते हैं? 7 आते हैं, और लोकसभा कितने आते हैं? 15 आते हैं। टोटल कितने होते हैं? 22 सदस्य आपके पास लोक लेखा समिति में होते हैं। अधीनस्थ विधान पर समिति द्वारा कार्यपालिका के नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति सम्मानित होती है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बजट प्रस्ताव में खर्चों में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। कटौती प्रस्ताव यानी 1 रुपये यहाँ पे कम किया जाता है। कटौती प्रस्ताव में सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताने हेतु उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद में के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। दोस्तों भारतीय संविधान में हालांकि बजट का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 112 में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय यानी शीर्ष न्यायालय होता है दोस्तों। यह नागरिक अधिकारों का अंतिम संरक्षक तथा संविधान का अंतिम विवेचक यानी कि व्याख्यात्मक होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के जो अंतिम व्याख्यात्मक कौन होते हैं? वो होते कौन? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को यहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया था। बाकी स्थापना तो 26 जनवरी को ही हो गया था, लेकिन इसका स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितनी है? 33 है। 33 है अतिरिक्त और 1 है मुख्य न्यायाधीश।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सभी चीजें होती है सुप्रीम कोर्ट की वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत ही होती हैं, लेकिन इसका सब क्लॉज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसके जो है नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 124 के 2 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप से दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके जो न्यायाधीश होते हैं, इसकी जो सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट होती है, वो 65 वर्ष में, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो पहले वो हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, जबकि हम लोग हाई कोर्ट की बात करें कि उच्च न्यायालय के, इसमें कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय जो हमारे पास है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो संख्या होगी को वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, आपके पास संसद के पास है। किसके पास, संसद के पास है, ध्यान में रखेंगे। आगे हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जो कॉलेजियम पद्धति होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, 5 सदस्यीय निकाय होती है कॉलेजियम, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। जो उच्चतम न्यायालय होते हैं दोस्तों और जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है ना, वो राष्ट्रपति करते हैं। किसके तहत करते हैं, तो कॉलेजियम प्रणाली के तहत करते हैं। ठीक है, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील कुछ शर्तों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, 2007 के अंतर्गत कोर्ट मार्शल की अपील की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को जांच सकती है और संविधान सम्मत नहीं होने पर अवैध घोषित कर सकती है। उसे क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया और परंपरा पर यहाँ पे आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 क्या कहता है, आर्टिकल 124 से 47 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्ति, अधिकार आदि से संबंधित इसमें प्रावधान करता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति हीरालाल जे कान्या थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो के.जी. यहाँ पे बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन दोस्तों, यहाँ पे फातिमा बीवी थी। देखिए महिला न्यायाधीश है यहाँ पे, तो महिला मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, सिर्फ न्यायाधीश बनी है, उसका नाम है फातिमा बीवी। भारत जिनकी हाल ही में मृत्यु भी दोस्तों हो गई थी। तो फातिमा बीवी की मृत्यु हुई थी कब, 23 नवंबर 2023 को, ध्यान में रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब कि याद करने में दिक्कत नहीं होगा। 23 यहाँ भी है, 2023 यहाँ भी है। ठीक है, तो 23 नवंबर 2023 को फातिमा बीवी की मृत्यु हो गई थी, जो कि भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। भारत की संसद में ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 22 अगस्त 2017 के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसमें 3 तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी पहले क्या हुआ दोस्तों, कोई भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी को अपने मन से 3 तलाक बोल दिए, तो वो क्या हुआ, तलाक हो गया। अब दोस्तों उसको मतलब कि असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होगा, आपको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप तलाक ले सकते हो। संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 बनाकर 3 तलाक की प्रथा को विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी बना दिया है। यहाँ पे केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 दोस्तों, बेहद फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में पॉलिटी का। ये प्रश्न तो आपको पूछा ही जाएगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, दुनिया नहीं छोड़िए भारत का एग्जाम ले लीजिए दोस्तों, कोई ना कोई आपको ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन कर सकती है जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। ठीक है, अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। दोस्तों ये जो मंडल आयोग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ही आपको ओबीसी को 27% यहाँ पे आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, जो कि अभी भी लागू है। उसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो बीपी सिंह थे प्रधानमंत्री। ठीक है, मंडल आयोग की यहाँ पे देखेंगे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 हुआ था में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सहकारी नौकरियों में, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद का था 1992 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सहकारी नौकरियों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण से संबंधित है। ये भी आपको ओबीसी से कौन सा, इंदिरा साहनी बनाम। ठीक है,
सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग गठन हुआ था 1 जनवरी 1979 को रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकार द्वारा 27% यहाँ पे आरक्षण देने के निर्णय को वैधता प्रदान करते हुए क्रीमी लेयर को उससे बाहर रखने का आदेश दिया था। तो इसी के चलते दोस्तों अभी ओबीसी को जो है केंद्र सरकार की नौकरी में 27% के यहाँ पे आरक्षण मिलते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1979 के रिपोर्ट पर, किसका रिपोर्ट था? मंडल आयोग के रिपोर्ट पर ओबीसी को यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे 27% के यहाँ पे आरक्षण देने की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के क्षेत्र को परिभाषित करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल क्षेत्राधिकार होता है दोस्तों, उसमें है 131, ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जब भी किसी केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा होता है, मतलब किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, तो इसका जो समाधान करता है दोस्तों, वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार का जो प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। किस आर्टिकल में है? तो 154वें आर्टिकल में है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत। उपराज्यपाल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का कोई समय सीमा यहाँ पे नहीं है। भारतीय संविधान आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद यदि हो तो सम्मिलित है। आर्टिकल नंबर 168 में आपके पास क्या है? तो विधायिका में राज्यपाल हो गया, विधानसभा एवं विधान परिषद ये सभी शामिल हैं आपके। ठीक है, तो आप तो इसे ध्यान में रखोगे। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? विधान परिषद होता है। जिस प्रकार से वहाँ पे राज्यसभा होती है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे विधान परिषद होता है। भारत में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में 403 है। सब चीज दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। जैसे लोकसभा 40 से वहाँ पे 80 है सबसे अधिक वहाँ पे। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो विधानसभा सबसे अधिक कहाँ पे? 403 उत्तर प्रदेश में ही है। तो सबसे अधिक विधान जो वो है क्या बोलते हैं परिषद 100, वो भी आपको कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। सभी चीज आपको सबसे अधिक कहाँ पे मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा 1/3 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। स्थानीय निकायों द्वारा दोस्तों 1/3 सदस्य, 3 वर्ष स्नातक द्वारा 1/12 सदस्य, न्यूनतम 3 वर्ष के माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के शिक्षकों द्वारा 1/12, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3। ठीक है, और शेष राज्यपाल द्वारा 1/6 चुने जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे विधान परिषद के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सभी दोस्तों फैक्ट है, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपको एग्जाम में। राज्यपाल ऐसे सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एक या अधिक क्षेत्रों में दिया हो। जिस प्रकार से वहाँ पर देखेंगे केंद्र में राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो राज्यपाल जो है ना, वही कला, साहित्य, समाज सेवा में जो है यहाँ पे शामिल करते हैं 1/6 सदस्यों को राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए और न्यूनतम 60 सदस्यों से, और इसमें अपवाद भी दोस्तों है। ठीक है, अपवाद कौन कौन है आपको बता देते हैं। दूसरे में अपवाद जो है ना वो है सिक्किम। पहला है सिक्किम दोस्तों देखिए, हालांकि यहाँ पे 60 होना चाहिए कम से कम, लेकिन सिक्किम देखिए ना, उसमें यहाँ पे 32 ही सीट है आपको विधानसभा की। उसकी तरफ हम बात करें कौन सा? मिजोरम में कितनी सीट है? यहाँ पे 60 होना चाहिए, यहाँ पे कितने हैं दोस्तों? 40 सीटें मिजोरम में आपको मिलेंगे। और उसके बाद कौन सा? गोवा में कितने सीटें हैं? 40 सीटें। ये तीनों दोस्तों क्या आपके पास अपवाद हैं, जो कि न्यूनतम सदस्यों को भी फुलफिल नहीं करता है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उत्साधन संसद द्वारा, तो विधान जो परिषद है ना, किसमें है? विधान परिषद की चर्चा 169 में की गई है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे आप हम लोग विधानसभा के प्रस्ताव साधारण बहुमत से कर सकते हैं। बहुमत 2/3 के यानी कि 2/3 बहुमत से यहाँ पे अनुशंसा पर विधानसभा के प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। यानी कि कुल 6 राज्यों में दोस्तों अभी वर्तमान में विधान परिषद है, जिसका नाम आपको हम फिर से बता देते हैं। आप यहाँ पे सुन लीजिए। पहला है कौन सा आपके पास? उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर बिहार, ऐसे याद कीजिए, यूपी बिहार,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन सा हो गया आपके पास, तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में जो आपके पास तो विधान परिषद मौजूद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 जो है राज्य की विधान सभाओं के संरचना का प्रावधान करता है। यानी कि 169 जो आपके पास है ना, वो कौन सा आपके पास है, तो विधान परिषद है, और 170 के आपके पास है तो विधानसभा है। ठीक है, ठीक है। जिसको आपको बताया था ना, राज्यसभा कितनी में है, तो राज्यसभा 80 में है, और लोकसभा कितनी में, 81 में है। तो राज्यसभा के बाद लोकसभा आती है, उसी प्रकार से विधान परिषद के बाद क्या आती है, विधानसभा आती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपते हैं, यानी एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जो रेखा जी हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। जो केंद्र उपराज्यपाल होते हैं ना, उनके द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार राज्य सरकार को, और केंद्र शासित प्रदेश में यह अधिकार गृह मंत्रालय का होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, वो सीधे दोस्तों किसी कंट्रोल में होते हैं, तो वो गृह मंत्रालय के कंट्रोल में होता है। कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश का। और जो हमारे पास ये होता है कि राज्य में, यहाँ पे राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है कौन सा, राज्य में शांति व्यवस्था। आंतरिक सुरक्षा या किसी राज्य की सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्रालय का होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो उच्च न्यायालय में, यहाँ आप देखेंगे, तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या होगी निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है उच्च न्यायालय में। ठीक है, कहाँ पे, उच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय में किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है। किसको, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए। 214 से 231 में हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना कब हुई थी, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी हाई कोर्ट की। भारत का चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट यहाँ पे इलाहाबाद में है, जो कि अब इसका नाम प्रयागराज हो चुका है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों। 25वां उच्च न्यायालय है 26 दिसंबर 2018 ईस्वी को के आदेश के आलोक में 1 जनवरी 2019 ईस्वी को अमरावती में आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। लेटेस्ट वाला कौन सा आपके पास है, तो अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद एक स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट था, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद पर अंतिम फैसला हिंदू के पक्ष में देते हुए विवादित जमीन हिंदू ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया था। वो कौन थे, रंजन गोगोई से, जो कि सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस वक्त, रंजन गोगोई थे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया गया था, जो कि पूरे देश में बहुत चर्चित रहा था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों को अपना प्रतिवेदन जनवरी 1988 में प्रस्तुत किया था। सरकारी आयोग है, इसका संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य के संबंध से है, सरकारी आयोग का संबंध है, और इन्होंने अपना प्रतिवेदन जनवरी 1988 में प्रस्तुत किए थे। इनको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। इनकी रिपोर्ट पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। कब, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद गठन हुआ था, 1990 में सरकारी आयोग के सिफारिश पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 300। राज्य की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत भारत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती है। ठीक है, तो आपातकाल दोस्तों बात करें तो आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल के लिखित अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होती है, जिसमें 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगती है राज्य में। ठीक है, राज्यपाल के अनुशंसा पर। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा गया था बिहार एसआई में, जो भारत एग्जाम हुआ था ना, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे आपके कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 19 यहाँ पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे, बिहार एसआई 1275 के एग्जाम में दिए होंगे तो जानते होंगे। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जिस मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करने की घोषणा करते हैं वह निलंबित या सीमित अगले आदेश तक रहती है। आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति निलंबित या सीमित नहीं कर सकते, यानी आर्टिकल जो है 20
कोई भी आपातकाल लग जाए, आपको आर्टिकल 20 और 21 यहाँ पे हमेशा जिंदा रहेगा, ये कभी भी इसको लैप्स नहीं कर सकता, कभी भी ये खत्म नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह के अंदर होना अनिवार्य होता है। कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर दोस्तों यहाँ पे अनिवार्य होना अनिवार्य होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर अनिवार्य होता है। यानी राष्ट्रपति शासन और जो वित्तीय आपातकाल है, ये 2 माह के अंदर यहाँ पे अनिवार्य होता है अनुमोदन होना संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 तक लगाते हैं कौन? राष्ट्रपति लगते हैं, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों का वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। सभी के वेतन में आप क्या करेंगे तो मतलब कि वेतन में कटौती की जा सकती है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों में वितरण करना है। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाए कि वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा यहाँ पे की गई है। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था कब? 22 नवंबर 1951 ईस्वी के राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत 6 अप्रैल 1952 ईस्वी को केसी नियोगी की अध्यक्षता में की गई थी। तो प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी साहब यहाँ पे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया। ये प्रश्न पूछे जा चुके एग्जाम में। 1 अप्रैल 2026 को 16वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू अगले 5 वर्षों के लिए होंगी। ठीक है, तो अगले जो 5 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2026 को क्या होगा, तो 16वें वित्त आयोग की सिफारिश अगले 5 वर्षों के लिए लागू होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या आपके पास है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का स्थान दोस्तों अब जो है नीति आयोग चर्चा, मतलब कि इसी को रिप्लेस करके यहाँ पे नीति आयोग बनाया गया दोस्तों। नीति आयोग कब? तो 2015 ईस्वी में। ये प्रश्न नीति आयोग से अभी जो हुआ था बीपीएससी डीएसओ का एग्जाम दोस्तों, वहाँ पे 4 प्रश्न आपको नीति आयोग से ही पूछे गए थे। तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे क्योंकि यहाँ सवाल सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 324 में क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। केंद्र राज्य की व्यवस्थापिका पंचायती राज और नगर पालिकाओं के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया था। दोस्तों पहले जो है मतदान करने का उम्र था 21 वर्ष, उसको घटाया था कब? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 1989 द्वारा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था निर्वाचन की आयु को। भारत में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356 आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस विषय यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग का है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का संस्करण M3 है। कौन सा? M3 है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त कौन सा शर्त प्रदान करना अनिवार्य यहाँ पे होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों है कि भारत में किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम चुनाव में 4 राज्यों में, कहाँ पे? 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होंगी, तब जाके उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त थे। अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर के लोकसभा का कम से कम 2% सीटें जीतती हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जून 2025 के अनुसार 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जैसे कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है, CPM, ठीक है, माले, NPP दोस्तों यहाँ पे नेशनल पीपल पार्टी, BSP बसपा और आप यानी कि आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी होगा दोस्तों, AAP आप होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा देश के चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा देश के प्रथम राज्य बिहार बना था, जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सीटों का भी सभी स्तरों पर देने का प्रावधान किया। दोस्तों बिहार में तो महिलाओं को तो बाहर ही है दोस्तों, कोई भी काम होती है सिर्फ महिलाओं के लिए बिहार में होती है। आप देख पाएंगे 2006 से ये बातें हो रही हैं और अभी भी आपको 35% जो है महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो बहुत अच्छा मौका है कि इस बार आप लोग जो महिलाएं हैं आप अपने नौकरी को ले लीजिए, क्या पता फिर नौकरी आए कि ना आए,
चुनावी वर्ष है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 द्वारा नगरपालिका में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? यहाँ पे मध्य प्रदेश था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे हमारे पास है कि यह अधिनियम संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, पंचायती राज वाला। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमारे देश का संविधान में लिया गया संविधान संशोधन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत अंतर्गत संविधान राज्य विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद नया राज्य का निर्माण कर सकती है। एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। तो एक नया जो राज्य बनाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखोगे, आर्टिकल 3 में ये बातें की गई हैं। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1951 में लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 1976 ईस्वी को। 91वें संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या सम्मिलित विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 15% या 12% से कम नहीं हो सकता। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भारत के संविधान का 343 अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा राजभाषा के रूप में यहाँ पे मान्यता प्राप्त करता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। तो 343 यहाँ पे मान्यता प्राप्त करता है। भारतीय संविधान के अष्टम सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषा है, जो कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पे जोड़ा गया है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध लोकसभा और राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने से के प्रावधान से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे 2003 में नहीं, 2023 में आया था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। हम तो सोचे 2023 में 3 में कैसे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप सभी लोग, तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% आरक्षण प्रदान करने के यहाँ पे प्रावधान से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन विधेयक को नारी वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये तो रिसेंटली दोस्तों 2002 में कैसे हो जाए, 3 में कैसे होता है? ये 2023 में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर यहाँ पे है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। जिसे क्या बोलते हैं? नारी वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी के लिए हमने यहाँ पे पूरे पॉलिटी को यहाँ पे अच्छे से कवर कर दिया है। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि हमने इसे पूरे यहाँ तक देख लिया है। बाकी दोस्तों इसके बाद आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हो उस बुक से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा कमेंट्स आएगा हम नेक्स्ट टॉपिक उसी पर लाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगती है, हमारा कंटेंट हमको पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। जो भी कमियां होंगी आप हमें बता सकते हो, हम उस कमी को जरूर सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।